गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारी जो ज्योग्राफी में हम जो अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर की श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, तो आज हम एक नए जिले को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। मुझे उम्मीद है कि आप पुराने वीडियोस देख रहे होंगे और उन क्वेश्चंस को आप देख रहे होंगे तो आपको पता पड़ रहा होगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम परीक्षा में आएंगे। तो आज हम एक नए जिले को लेकर चल रहे हैं। जिले का नाम है बारां। 12 जिले के पेपर्स को हम आज सॉल्व करेंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी। नवनिश्चयवाद संकल्पना की बात करें, इसको नवनियतिवाद भी कहते हैं। हम इसको रुको और जाओ सिद्धांत भी कहते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि ये जो विचारधारा है, नवनिश्चयवाद विचारधारा है, ये नियतिवाद और संभववाद के बीच मध्यम मार्ग को बताती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नियतिवाद और संभववाद के बीच मध्यम मार्ग कौन सी विचारधारा बताती है, तो वो नवनिश्चयवाद विचारधारा है। और इसको दिया किसने था? ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ग्रिफिथ टेलर अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। एलन सेम्पुल ये भी अमेरिका की है, जिन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है। रेडजेल ये आपके जर्मनी के हैं, और ब्लास साहब जिन्होंने संभववाद विचारधारा दी है, ये फ्रांस के हैं, जिसके कारण इसको फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं, संभववाद को। अगला क्वेश्चन, प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है। यहां पर थोड़ा हम समझते हैं, क्योंकि प्रवास का क्वेश्चन करे बहुत दिन हो गए। देखिए प्रवास क्या होता है थोड़ा समझिए। आप पहले भी बता चुका हूं आपसे, परीक्षा में आ जाए तो वो डायग्राम बनाए ज्यादा बेस्ट रहेगा। आपने कहा कि एक क्षेत्र ए है, मैं ये मानता हूं, और एक दूसरा क्षेत्र बी है। यहां मेरा जन्म हुआ है, यहां मैं रहता हूं कई साल से, इसलिए इस क्षेत्र को मैं मूल स्थान कहूंगा। जहां मैं जा रहा हूं वो मेरा गंतव्य स्थान है। इस तरीके से आप डायग्राम बनाइए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अब किसी स्थान से या मूल स्थान से कुछ लोग, कुछ जनसंख्या या कुछ जनसमूह कुछ कारणों के कारण, अब वो कारण क्या हो सकते हैं? आर्थिक भी हो सकते हैं, वो कारण क्या हो सकते हैं? राजनीतिक भी हो सकते हैं, वो कारण क्या हो सकते हैं? धार्मिक भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक भी हो सकते हैं। आप कोई भी कारण के कारण, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? प्रवास क्या होता है कि जब कुछ जनसमूह या जनसमुदाय आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक कारणों के कारण अपने मूल स्थान को त्याग कर गंतव्य स्थान पर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रवास कहते हैं। और वो मूल स्थान के लिए वो व्यक्ति क्या होता है? वो जो व्यक्ति यहां से जा रहा है वो यहां के लिए क्या कहलाएगा? उत्प्रवासी, क्योंकि यहां से चले गया है। और यहां के लिए क्या कहलाएगा? वो अप्रवासी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अप्रवासी कहलाएगा। अब बात समझना, अब जो जब समझने वाली बात आप समझिए बेटा। यहां पर मैंने दो शब्द लिए थे, अपकर्ष, तो एक होता है प्रतिकर्ष। देखिए अपकर्ष का मतलब होता है जो खींचे आपको, है ना, और प्रतिकर्ष का मतलब होता है जो धकेले आपको। तो प्रतिकर्ष कारक जो होते हैं वो हमेशा मूल स्थान की विशेषता होते हैं। पहली बात तो वो यहां पर लगेंगे, यहां से आपको वहां जाने के लिए मजबूर करेंगे। वो क्या क्या हो सकते हैं? वो आपकी निम्न शिक्षा व्यवस्था हो सकती है, वो आपकी निम्न स्वास्थ्य व्यवस्था भी हो सकती है, वो आपका कैसे भी कह सकते हैं जल की कमी है वो भी हो सकती है, सामाजिक अशांति भी हो सकती है। जो सब यहां पर आएंगे, जो आपके नकारात्मक कारक होंगे, जो नकारात्मक कारक में आते हैं। जबकि अपकर्ष कारक कहां लगते हैं? आपके गंतव्य स्थान पर लगते हैं, वो बुला रहे हैं आपको। वो उच्च शिक्षा व्यवस्था हो सकती है, आपकी स्वास्थ्य सुविधा हो सकती है, आपका नगरीकरण हो सकता है। ठीक है, नगरीकरण के अलावा हम और क्या ले सकते हैं? नगरीकरण के अलावा हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पे आपकी कोई सामाजिक राजनीतिक शांति हो सकती है, रोजगार के अवसर हो सकते हैं, ये सब क्या होते हैं? अपकर्ष कारक होते हैं। क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन में क्या है कि प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है, यानी जो नकारात्मक है वो प्रतिकर्ष है। तो देखिए, अनुकूल जलवायु, बिल्कुल ये अपकर्ष कारक है। शांति व स्थायित्व, जहां शांति होगी वहां आप जाएंगे, तो ये भी अपकर्ष कारक है। जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, ये भी अपकर्ष कारक है। लेकिन बेरोजगारी अपकर्ष कारक नहीं है, तो ये प्रतिकर्ष कारक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा किसने की? कई क्वेश्चन बनते हैं आप इसमें। मानव विकास की अवधारणा पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक साहब ने दी। उन्होंने बताया कि विकल्पों में वृद्धि होना ही क्या है? मानव विकास है। उन्होंने यह तक बताया कि व्यक्ति अगर अपने विकल्प में वृद्धि करता है तो अपने समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। अगर कहीं पर भी कमी आती है, शिक्षा में कमी आएगी, स्वास्थ्य में कमी आएगी, तो उसके विकल्प सीमित हो जाएंगे। और यहीं पर ही 1990 से यूएनडीपी इनके आधार पर ही मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है प्रति वर्ष। तो यहां पर इनका आंसर होगा डॉक्टर महबूब उल हक, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखें, मिल्पा, चेन्ना, लदांग, झुमिंग।
हम सभी की बात करेंगे। पहले आप ये समझिए, मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी आपको लग रहा है कि कुछ सुझाव देना चाहते हैं, बिल्कुल मैं सहज इसको स्वीकार करूंगा। आप जो भी सुझाव देंगे उस पर मैं कोशिश करूंगा उसमें सुधार कर सकूं। आप प्लीज मुझे बताइए कि क्या कमियां रह रही है। मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब आदमी शुरुआत करता है तो कुछ अड़चने आती हैं और उनको पार करके ही वो आगे बढ़ता है। तो अब मैं आपके लिए कुछ लेकर आ रहा हूं, ये उपयोगी सिद्ध हो, बस यही मेरा विश्वास है और मैं यही चाहता हूं। तो आगे देखिए आप, स्थानांतरित कृषि क्या होती है। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? आप स्थानांतरित कृषि करेंगे तो उससे पहले आपको पता है कि कृषि का सबसे पहला रूप क्या था? जीवन निर्वाह कृषि था। याद है आपको? जीवन निर्वाह कृषि यानी जब मनुष्य ने नदियों के किनारे जब घास थी वहां होगी तो पशुओं को चारा मिल जाए, खुद के लिए भोजन मिल जाए, तो वो कृषि करना शुरू किया। और जीवन निर्वाह कृषि थी वो दो प्रकार की थी। जीवन निर्वाह कृषि दो प्रकार की थी। एक तो थी कि जो पुराने औजारों के साथ कर ले, जो औजार है उनके साथ कर ले, पशुओं के साथ कर ले, जो जैसा चल रहा था, खाद है, प्राकृतिक खाद है, तो उसको हमने आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि कहा था। आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि कहा था। लेकिन दूसरी कृषि क्या थी? वो गहन जीवन निर्वाह कृषि थी, जो मानसूनी देशों की एक विशेषता है, गहन जीवन निर्वाह कृषि। गहन जीवन निर्वाह कृषि, जो ये आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि है, इसी को ही हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। होता क्या है इसमें कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक जगह खेती करते हैं, साल में 3 खेती करी, एक दिन, 1 साल, 2 साल, जब ये भूमि क्या हो गई? बंजर हो गई। ये भूमि क्या हो गई? बंजर हो गई। तो वो दूसरे खेत पर चल जाते हैं, यहां खेती कर रहे हैं वो। अब जब यहां खेती कर रहे हैं तो कुछ सालों बाद ये भूमि बंजर हो गई, तो पुनः यहां पर लौट कर आते हैं। तब तक क्या होती है? यहां पर बारिश होती है, और बारिश होने के कारण यहां पर क्या होगी? आपके घास उग जाएगी। क्या उग जाएगी? घास उग जाएगी। और फिर इस घास को वो क्या करते हैं? काटते हैं और फिर जलाते हैं, और जलाकर क्या मिला देते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे पुनः ही उपजाऊ रहती है, पुनः खेती करते हैं। चूंकि उन्होंने स्थान चयन किया, इसलिए इस कृषि को क्या कहते हैं? अपन स्थानांतरित कृषि कहते हैं। चूंकि इन्होंने घास को काटा और जलाया, इसलिए इसको जलाओ और काटू कृषि भी कहा जाता है। अब इनके नाम देखिए आप, इनके नाम क्या है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है इनका नाम। हमारे अगर भारत में बात करें, भारत में अगर बात करते हैं तो भारत में उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसको झूमिंग कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि कहते हैं। आप इसको अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा, ये कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगा। अगर हम भारत में ही भील जनजाति की बात करें तो भील जनजाति इसको 2 नाम से बुलाती है। एक तो बुलाती है दजिया और एक बुलाती है चिमाता। आप इसको यूं ही याद कर सकते हैं, दजिया क्या है? द से दजिया, तो ये धरातल पर की जाने वाली कृषि है। और चूंकि आप जानते हैं हमारी जितनी भी माताएं होती है, देव जो भी भगवान होते हैं, पहाड़ों पर होते हैं, तो चीम माता, तो ये भी कहां पर की जाने वाली कृषि है? पहाड़ों पर की जाने वाली कृषि। 2 नाम यहां से आगे। ऐसी जनजाति है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति भी इसको 2 नाम लेती है, एक का नाम लेती है दिप्पा और एक का नाम लेती है पेंडा। मैं आपको थोड़ा विस्तार से कराने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता लग गया होगा, झूमिंग आ रहा है ना। दिप्पा कहां की जाएगी? द से दिप्पा, तो ये भी धरातल पर की जाएगी। और पेंडा पैसे पहाड़ों पर की जाने वाली कृषि। ये तो हमारी क्या बात हो गई? भारत के संदर्भ में बात हो गई। अगर विश्व के संदर्भ में बात करते हैं तो देखिए, आपके मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है। अगर वेनेजुएला की बात करें, वेनेजुएला में इसको कोनुको कहते हैं, कोनुको। अगर ब्राजील में बात करें इसको, तो ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है, रोका। ठीक है। अगर इसको श्रीलंका में बात करें तो श्रीलंका में इसको चेना कहते हैं। क्या कहते हैं? चेना कहते हैं, चेना। अगर इसको इंडोनेशिया में बात करें, इंडोनेशिया या प्लस मलेशिया में बात करें तो इसको क्या कहते हैं? लदांग कहते हैं, लदांग। कितने नाम हैं? अगर इसको वियतनाम में बात करें, वियतनाम में, तो इसका नाम रे होता है, फिलीपींस में भी रे होता है। तो इतने नाम हैं इसके। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि मिल्पा नहीं, उत्तरी पूर्व राज्यों में क्या कहते हैं? झूमिंग कहते हैं। मिल्पा कहां है? मलेशिया, इंडोनेशिया। चेना कहां है? श्रीलंका। और लद्दाख कहां है? इंडोनेशिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्राचीन नाम क्या था? ये क्वेश्चन पिछले वाले आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर था उसमें कराया मैंने कल, आपने देखा होगा। मैं दोबारा बता देता हूं। इंदिरा गांधी नहर जो है, उनके जनक कंवर सेन है, इंजीनियर है, बीकानेर के हैं। सन 1948 में पुस्तक लिखते हैं, उस पुस्तक का नाम है बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। वहां पर इन्होंने बताया कि मुझे गंग नहर से प्रेरणा मिली है और इसका नाम इन्होंने रखा राजस्थान नहर। और इसकी उद्घाटन होता है 30 मार्च 1958 को। श्री गोविंद वल्लभ पंत करते हैं, जो हमारे उस वक्त गृह मंत्री थे। पानी छोड़ा जाता है 1961 में।
डॉक्टर राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा छोड़ा जाता है। और ये निकाली कहां से गई? सतलज और व्यास में जो संगम है हरि के बैराज पंजाब से निकाली गई है। और 1984 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। लेकिन पहले क्या नाम था इसका? राजस्थान नहर था। क्या नाम है? राजस्थान नहर। अब राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात कर ली है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? देखिए राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, गंगा हमारी एक धार्मिक नदी है, पवित्र नदी रही है। 1985 से यहां पर एक अभियान चलाया गया जिसमें राष्ट्रीय गंगा सफाई अभियान चलाया गया था, लेकिन वो इतना सफल नहीं हो पाया। फिर 2014 के अंदर चलाया गया नमामि गंगे कार्यक्रम। क्या चलाया गया? नमामि गंगे कार्यक्रम। और ये नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया सन 2014 में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास में? हर हर गंगे नहीं है, नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया है राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए सन 2014 में। अगला क्वेश्चन, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के किस क्षेत्र में चलाया गया? पहले भी आ चुका है। ये एक जल संभर कार्यक्रम है। जल संभर कार्यक्रम क्या होता है? जहां पर धरातली जल तथा भूमिक जल है उसका संरक्षण किया जाए, जिससे अलवणीय जल को भविष्य की पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जा सके। इसमें कई कार्यक्रम चलाए गए। मुख्यतः एक चलाया गया नीरू मीरू जो आंध्र प्रदेश में है, हरियाली जो केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, और एक अरवारी पानी संसद कार्यक्रम है जो चलाया गया है अलवर के अंदर। कहां चलाया गया है? अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील में किसके बागानों को फैजेंडा कहते हैं? तो देखो जहां पर बागान की बात आ जाए आपके पास में, वहां पर आपको दिमाग में आनी चाहिए रोपण कृषि। क्या आनी चाहिए? रोपण कृषि। क्या होती है रोपण कृषि? यूरोपीय देश, जैसे हम बात करें इंग्लैंड या ब्रिटेन की बात करते हैं, वो जब उपनिवेश क्षेत्र यानी भारत की बात करते हैं, तो यूरोपीय देशों के द्वारा उपनिवेश क्षेत्रों में अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि रोपण कृषि कहलाती है, जहां पर इन्होंने अधिक पूंजी का, अधिक तकनीक का यहां पर निवेश किया था। क्योंकि यहां पर क्या था? उपनिवेश क्षेत्रों में इनको सस्ता श्रम मिल रहा था और रोजगार और इनको जमीन मिल रही थी, इस कारण इन्होंने इसको किया। अच्छा, जैसे ब्रिटेन की बात करें तो भारत में और श्रीलंका में इन्होंने किसके बागान लगाए? इन्होंने इसके चाय के बागान लगाए थे। मलेशिया में रबर के बागान लगाए थे। और वैसे ही ब्राजील में कहवा के जो बागान थे, कहवा के या कॉफी बोल दीजिए, उसके बागान है, उसको हम कहते हैं फैजेंडा। क्या कहते हैं? फैजेंडा कहा जाता है। इसका आंसर होगा यहां पर कहवा के बागान। ठीक है, कहवा के बागानों को फैजेंडा कहते हैं। सुएज नहर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर से। इसके लिए हम विश्व के नक्शे पर चलते हैं और हमने पहले भी बात की थी। देखिए हम विश्व के नक्शे पर चलते हैं और हमने दो नहरों की बात की थी। एक थी पनामा नहर जो आपकी चल रही थी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रही थी। अमेरिका के पूर्वी पश्चिमी तट जो देश थे उनकी भी दूरी को कम करने के लिए पहले यूं घूम के जाना पड़ रहा था, यहां से जमीन बनाई गई थी। हम बात करें सुएज नहर की। देखिए यूरोपीय देश पहले क्या करते थे? भारत जाना हो तो उत्तम आशांतरीप मार्ग से होकर जाते थे। यहां पर एक जल संधि है जिब्राल्टर। क्या नाम है? जिब्राल्टर। देखिए जल संधि क्या होती है? जो एक सक्रिय मार्ग के द्वारा दो पानी के भाग को जोड़ती है। तो यहां पर ये जोड़ रही थी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। तो ये जहाज यहां तक जाते थे, यहां सेवाएं देते थे इनको, लेकिन यहां जाने का रास्ता नहीं था। तो मिस्र में एक नहर बनाई गई, इसका नाम था सुएज नहर, जो भूमध्य सागर को अब लाल सागर से जोड़ने लग गई है। ठीक है, तो आपके पास में यहां पर सुएज नहर जो है वो जोड़ रही है भूमध्य सागर को, किससे? लाल सागर से जोड़ रही है। और यूं भी याद कर सकते हैं भू यानी भूमध्य सागर, ला यानी लाल सागर जोड़ती है। इसी भूमध्य सागर को आपके अटलांटिक महासागर से अगर यहां प्रवेश करना हो तो जो जल संधि है उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम है? जिब्राल्टर जल संधि। ठीक, हाँ तो देखिए इसमें आंसर आ जाएगा आपका सुएज नहर को भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है क्या कहलाती है? अब ये नोड क्या होते हैं, ये समस्या आ गई। देखिए दो नोड क्या होते हैं? जब कई मार्ग आकर एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसे हम नोड कहते हैं। नोड एक बड़ा कस्बा भी हो सकता है, नोड एक बड़ा कस्बा भी हो सकता है। और जब दो नोड, जैसे ये भी नोड है, ये ए है मान लीजिए, ये बी है, जब दो नोडों को अगर कोई सड़क मिलाती है तो उसे हम योजक कहते हैं। आप ये डायग्राम के माध्यम से भी बना सकते हैं।
तो क्या कहते हैं? योजक कहते हैं। जैसे ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो सीधा क्या लिखना है कि प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है वो कहलाती है योजक। परिवहन की मांग किसके आकार से प्रभावित होती है? तो जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या जितनी विशिष्ट होगी, जितनी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, परिवहन के साधन उतने अच्छे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है, ये कौन सी विचारधारा संबंधित? अब यहां कंफ्यूजन आ गया सर। नियतिवाद ले, नवनियतिवाद ले, संभववाद ले, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। यहां पर चीख चीख कर कह रहा है, ये लेयर बोल रहा है कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मनुष्य उनका उपयोग करता है। तो ये विचारधारा जहां अवसर आ गई, ये विचारधारा संभववाद विचारधारा है, जिसमें कहा गया था कि इस मनुष्य मतलब ब्लास साहब ने कहा कि मनुष्य के सामने संसार में असंख्य संभावनाएं बिखरी पड़ी है, मनुष्य चाहे जिसका उपयोग करे और आगे बढ़ सकता है, विकास कर सकता है। तो संभववाद विचारधारा है, दी किसने थी? ब्लास महोदय ने दी थी। और इसमें इन्होंने इसको प्रमुख बनाया, मनुष्य को प्रमुख बताया, इन्होंने मनुष्य को प्रमुख बताया है। तो आपके इस आंसर में आप लिख सकते हैं कि यह विचारधारा संभव विचारधारा से संबंधित है, जिसको ब्लास महोदय ने दिया गया था, जिसमें मनुष्य को प्रमुख बताया गया। एक दो लाइन में आप लिख सकते हैं। कोल खोज क्या है? कोल खोज, कोल खोज क्या है? कोल खोज आते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए सामूहिक कृषि। ये सामूहिक कृषि कहां की जाती है? सोवियत संघ में की जाती है, सोवियत संघ में की जाती है। तो कोल खोज क्या है? कोल खोज सामूहिक कृषि का एक प्रकार है जो सोवियत संघ में की जाती है। इस कृषि के अंदर क्या करते हैं? इस कृषि में जो किसान होते हैं वो मिलकर कृषि यंत्रों, खाद, बीज को खरीदते हैं और यहां पर लाभ का बंटवारा सामूहिक होता है, हानि का बंटवारा भी सामूहिक होता है। तो सोवियत संघ में की जाने वाली सामूहिक कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? देखिए लागू की गई थी सन 2002 में, है ना। अब इसमें काम क्या किया गया था ये समझिए आप। 2002 में लागू की गई है, लेकिन यहां पर इसका उद्देश्य था कि पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योगों के लिए जल का संरक्षण करना। और इसमें 4 इन्होंने बताए थे। पहला तो यह था कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जहां पर भी बहुउद्देशीय परियोजना है वहां पर सबसे पहले अगर पानी की कमी है तो किसको महत्व देना पड़ेगा? पेयजल को महत्व देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप और किसी काम के लिए कर रहे हैं, पहले पेयजल को महत्व देना पड़ेगा, पीने के पानी को। दूसरा इन्होंने बता दिया यहां पर इन्होंने बताया पेयजल के अलावा भूमिगत जो जल है, भूमिगत जल है उसका क्या किया जाएगा? उसका प्रयोग क्या किया जाएगा? नियमित किया जाएगा, नियमित यानी सीमित रूप से का प्रयोग किया जाएगा, ऐसा नहीं आप ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा इस नीति में कहा गया कि भूमिगत जल की समय समय पर जांच होगी। क्या होगी? जांच होगी, भूमिगत जल की समय समय पर जांच होगी। और चौथा इन्होंने कहा कि जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे नाटकों के द्वारा, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा, प्रतियोगिताओं के द्वारा, है ना, सरकार की कई विभिन्न योजनाओं के द्वारा। ये जल नीति के अंदर कहा गया पहला बहुउद्देशीय परियोजना में जहां पानी की कमी, वहां पेयजल पर ध्यान दिया जाएगा, भूमिगत जल का सीमित उपयोग किया जाएगा, भूमिगत जल की जांच की जाएगी और समय समय पर और जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पश्च जल की कोई एक उपयोग लिखिए। पश्च जल का देखिए, पश्च जल क्या होता है आप यूं समझिए, जैसे ये भारत के अंदर बात करें तो आप यूं समझिए कि जो ये कटा फटा भाग है, ये वाला भाग है, यानी पश्च जल जो होता है वो कटा फटा वह भाग होता है समुद्र तट पर वह कटा फटा भाग होता है जो किसी अवरोध के द्वारा, मान लीजिए कोई अवरोध है, चट्टान है, किसी के द्वारा समुद्र से अलग हो। कटा फटा हुआ भाग जो किसी अवरोध के द्वारा समुद्र से अलग हो और उसमें समुद्र का पानी आता जाता हो, उसे पश्च जल भी कहते हैं, उसे लेगून झील भी कहते हैं और उसे अनूप झील भी कहते हैं केरल के अंदर। इसके उपयोग क्या है? पहला उपयोग है मत्स्य पालन में इसका उपयोग है, मछली पालन में। दूसरा उपयोग है इसका उपयोग चावल की कई किस्में इसमें की जाती हैं और तीसरा उपयोग है नारियल की सिंचाई के लिए इसका उपयोग है। चौथा उपयोग ले सकते हैं, जैसे आप केरल की एक झील है वेमनाथ झील, जहां पर पर्यटन यानी नौकायान प्रतियोगिता होती है, तो पर्यटन के लिए भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पश्च जल का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरब सागर की रानी किसे कहा गया है? अरब सागर की रानी, देखिए अरब सागर की रानी की बात करें तो अरब सागर की रानी यहीं पर ही एक बंदरगाह है, उसका नाम है कोची बंदरगाह। क्या नाम है? कोची बंदरगाह। ये कोची बंदरगाह क्या थी? जो यूरोप से जो लोग आए थे हमारे पास में, सबसे पहले यहां आए थे, तो यूरोप प्राचीन काल के अंदर यूरोपीय व्यवसायियों के द्वारा ये व्यापार का प्रमुख केंद्र होने के कारण कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीमांत श्रमिक से आप क्या समझते हैं?
तो क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है कि आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया। अब ये क्वेश्चन हमने देखा नहीं, अब कंफ्यूज हो गए, लेकिन यहां पर वही चीज है, यहां पर बांटा गया है। पहला है सीमांत श्रमिक, क्या नाम है, सीमांत श्रमिक। दूसरा है आपका मुख्य श्रमिक, मुख्य श्रमिक। और तीसरा है आपका अश्रमिक। देखिए सीमांत श्रमिक क्या होता है, जो वह श्रमिक जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 माह से कम काम करते हैं, से कम काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। जबकि मुख्य श्रमिक क्या होते हैं, जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 माह से अधिक काम करते हैं। और जो बिल्कुल ही काम नहीं करते हैं, जो एक वर्ष में एक दिन भी काम नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अश्रमिक कहते हैं। तो यहां पर आपको सीमांत श्रमिक की परिभाषा सीधी ये लिखनी है कि एक वर्ष में वह जो 183 दिन या 6 माह से कम काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के 4 स्तंभ को लिखिए। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आ गया है ना। मानव विकास के स्तंभ में लिखेंगे आप पहले कि मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी, महबूब उल हक ने दी थी, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री। और उन्होंने 4 स्तंभ बताए। पहला स्तंभ समता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता और चौथा सशक्तिकरण। अब यहां पर आप एक एक लाइन लिख दीजिए। समता में लिख दीजिए आप कि विकास इस प्रकार हो कि सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध हो, यानी सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि मैं 1-2 बच्चों पर ध्यान दे रहा हूं। मेरा उद्देश्य, मेरा विकास तभी होगा, यानी बच्चों का विकास तभी होगा जब मैं सभी को समान रूप से पढ़ाऊंगा। सतत पोषणीयता का मतलब यह है कि इसके अंदर क्या है कि विकास के अवसर इस प्रकार हो कि भविष्य की पीढ़ी भी अपने विकास के अवसरों में वृद्धि कर सके। ऐसा नहीं कि विकास केवल एक ही पीढ़ी तक सीमित हो, एक ही पक्ष तक हो, आगे भी विकास है। उत्पादकता का मतलब होगा कि जो व्यक्ति है या लोग हैं या जनसंख्या है, उनमें ऐसी क्षमता का विकास करना जिससे वो अपने समाज, अपने देश के लिए उपयोगी सिद्ध हो। और सशक्तिकरण का मतलब यह होता है कि व्यक्तियों में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से व राजनीतिक रूप से इतनी क्षमताएं विकसित करना कि वो विकल्पों का चयन कर सकें, वो अपने विकल्पों का चयन कर सकें। ये 4 आपके क्या हो गए, विकास के खंबे हो गए, स्तंभ हो गए। समान होना चाहिए अवसर, ऐसा अवसर हो कि ये पीढ़ी तो विकास करे, अगली पीढ़ी को भी अवसर प्राप्त हो। उत्पादकता होना चाहिए, जो आपको सिखाऊं वो उपयोगी भी हो, ऐसा नहीं किताबी ज्ञान हो। और सशक्तिकरण का मतलब आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी सक्षम हो, जिससे आपके लिए बाद में भविष्य में विकल्पों के चयन में कोई समस्या नहीं आए। अगला प्रश्न देखिए आप, कुटीर उद्योगों से आप क्या समझते हैं। कुटीर उद्योगों से आप क्या समझते हैं, क्या होते हैं कुटीर उद्योग। देखिए कुटीर उद्योग क्या होते हैं, आप ये समझिए कि समाज, परिवार के कुछ सदस्य मिलकर ये उद्योग करते हैं, जिसके अंदर कम पूंजी के साथ में, कम तकनीक के साथ में परिवार के सदस्यों के द्वारा ये उद्योग किया जाता है। स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है ना। तो इसमें कुटीर उद्योग में आप क्या लिखेंगे कि इसको कुटीर उद्योग या इसको घरेलू उद्योग भी कहते हैं। पहली बात तो ये आया कहां से कि आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के हैं, एक तो कुटीर उद्योग, एक मध्यम उद्योग, एक वृहत उद्योग। हम बात करें कुटीर उद्योग की, तो ये क्या करते हैं, परिवार के सदस्य करते हैं मिलकर। कैसे करते हैं, कम पूंजी प्लस तकनीक के साथ करते हैं। अच्छा, कच्चा माल कौन सा होता है, स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। जो तैयार माल होता है उसका पहले उपभोग करेंगे और जो बच जाएगा उसको स्थानीय बाजारों में जाकर बेच देते हैं। स्थानीय बाजारों में जाकर बेच देते हैं, यानी एक तरीके से परिवार का पालन पोषण ही करना इनका उद्देश्य होता है। जैसे चटाई हुआ, चटाई का काम हो गया, आपके जैसे आचार का काम हो गया, मूर्ति का निर्माण का हो गया, इस तरीके से ये सब किसमें आ जाएंगे, कुटीर उद्योग में आ जाएंगे। अगला देखिए, बाह्य स्रोतन से आप क्या आशय है, बाह्य स्रोतन से आप क्या समझते हैं। देखिए बाह्य स्रोतन का मतलब बाहर से स्रोत आए, बाहर से, नाम से स्पष्ट है, बाह्य स्रोतन यानी स्रोत बाहर से आ रहे हैं। तो यानी आप किसी भी क्षेत्र में, देखो मैं ये बना रहा हूं, किसी भी क्षेत्र में किसी वस्तु की गुणवत्ता
वस्तु की गुणवत्ता प्लस कीमत को बढ़ाने के लिए किसी बाहर की संस्था को आमंत्रित किया जाता है, बाहर की संस्था को आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है, उसे ही बाह्य स्रोतन कहते हैं। ये संस्था उस क्षेत्र के अंदर पूंजी का, तकनीक का, अपनी बौद्धिक क्षमता का निवेश करती है ना। ये इसके फायदे हैं। और होता क्या है कि जब यहां पर ये उद्योग लगाती है तो यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। तो यहां पर इसका लाभ ये रहता है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, उनका प्रवास नहीं होता है। दूसरा, जो उपभोक्ता होते हैं उनको कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता की वस्तु मिल जाती है, अच्छी गुणवत्ता की वस्तु मिल जाती है। और जब यही बाह्य स्रोतन समुद्र पार से होता है तो इसको कहते हैं ऑफशोरिंग। क्या कहते हैं इसको? ऑफशोरिंग कहते हैं। जब यही समुद्र पार से हो जाएगा तो इसको ऑफशोरिंग कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा कौन से शहरों को आपस में जोड़ने की योजना है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। आपको पता है कि जैसे हम यूं करेंगे, थोड़ा सा एक डायग्राम बना सकते हैं कि यहां पर एक नगर है दिल्ली, यहां पर है मुंबई, यहां पर है चेन्नई, यहां पर है कोलकाता। तो इन 4 महानगरों को बनाने की एक योजना है। आप लिख सकते हैं कि ये योजना जो थी सन 2001 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने की एक महामार्ग योजना है, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। इसका जो शुरुआत हुई थी वो 2001 में हुई थी और निर्माण इसका 2012 में कंप्लीट हो गया था। 2012 में इसको कंप्लीट कर दिया था। 1999 तो योजना दी थी, 2001 में काम शुरू हुआ और 2012 में इस योजना को कंप्लीट कर दिया गया। और 5800 के करीब इसकी क्या है, इसकी लंबाई है। 5800 के करीब, 5843 के करीब किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई है। भारत में खनन नगर के उदाहरण लिखिए। देखिए, खनन नगर की बात करें तो हमारे उद्देश्य के आधार पे हमारे भारत में कई नगर हैं। जैसे पर्यटन नगर भी कह सकते हैं, शैक्षिक नगर भी कह सकते हैं, औद्योगिक नगर भी कह सकते हैं, वाणिज्यिक नगर भी कह सकते हैं, खनन नगर भी कह सकते हैं। और खनन नगर की बात करते हैं हम, खनन नगर की, आप इसमें सीधा अगर 1 नंबर का प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं कि कार्य के आधार पर भारत के नगरों को कई प्रकारों में बांटा गया है, जिनमें से एक प्रकार खनन नगर है। और फिर आप ले सकते हैं खनन नगर, जैसे मान लीजिए अपन बात करें आपके झरिया और आपके बोकारो, ये कहां पर है? ये आपके झारखंड में है। आपके रानीगंज, ये कहां पर है? ये आपके पश्चिम बंगाल में है। ये सब खनन नगर है। आपके कोरबा, ये कहां पर है? ये आपके छत्तीसगढ़ में है। ये सब खनन नगर है। आपके डिगबोई है, नहर कटिया है, ये कहां पर है? ये असम में है। ये भी खनन नगर है। तो आप कई उदाहरण इसमें दे सकते हैं। इसने शायद 1 उदाहरण पूछा है या 2 पूछा होगा, आप इसमें दे सकते हैं। 2 पूछा है आपने, उदाहरण दीजिए। अगला, सतत पोषणीय विकास को समझाइए। क्या होता है सतत पोषणीय विकास? देखिए, पहली बात तो इस परिभाषा को शुरू करने से पहले क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था WECD के द्वारा ब्रटलैंड रिपोर्ट में सर्वप्रथम सतत पोषणीय विकास की परिभाषा दी है। पोषणीय विकास की परिभाषा दी है जो निम्न प्रकार है। तो ये लिखना पड़ेगा। आप WECD का मतलब विश्व पर्यावरण विकास आयोग, ब्रटलैंड रिपोर्ट में दी गई। तो क्या कहा था उन्होंने कहा था कि भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को संरक्षित करते हुए वर्तमान पीढ़ी का विकास करना, यानी वर्तमान पीढ़ी का विकास इस प्रकार हो कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन का संरक्षण हो सके, उसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है, सीधा ही लिखना है आपको, थोड़ा सा ये भी लिखना है, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था WECD के द्वारा ब्रटलैंड रिपोर्ट में सर्वप्रथम इसकी परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन, नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रमुख उद्देश्य लिखिए। अभी आया था, मैंने कहा था इसको आगे बताएंगे, आगे क्वेश्चन आ गया। पहली बात 2014 में चलाया गया है नमामि गंगे कार्यक्रम, नमामि गंगे कार्यक्रम। और इसमें कुछ इसके कार्य योजना है। पहला तो यह है कि सीवर ट्रीटमेंट किया जाए, यानी जो गंगा नदी के पास जो शहर है उसमें सीवर ट्रीटमेंट की योजना बनाई जाए। जो अपशिष्ट होता है उसको सीधा नदियों में नहीं डाला जाए। फिर उसके बाद में औद्योगिक अपशिष्ट जो होते हैं
उसके निस्तारण पर निगरानी रखी जाए, उसके निस्तारण पर निगरानी रखा जाए। ऐसा नहीं औद्योगिक अपशिष्ट है उसको सीधा ही आपने गंगा नदी में बहा दिया, वो भी होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तीसरा आपके पास में यहां पर दिया गया है कि गंगा नदी के किनारे वन लगाकर यानी वनीकरण करके उसकी जैव विविधता को बढ़ाई जाए। जैव विविधता का मतलब होता है वहां पर जो रहने वाले जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जलीय जीव है, सब रह सके। ऐसा नहीं है कि आपने खत्म कर दिया। गंगा नदी में डॉल्फिन जो है वो अब वो विलुप्त हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गंगा नदी किनारे वनीकरण करके जैव विविधता को बढ़ाया जाए, जैव विविधता को बढ़ाया जाए। अगला इसमें किया गया है कि यूपी, बिहार, झारखंड, यहां पर गंगा ग्राम बनाए जाए जिससे लोगों को जागरूकता हो। एक नदी के तल की नियमित रूप से सफाई की जाए, नदी के तल की नियमित रूप से सफाई की जाए। और एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, किसके द्वारा? नुक्कड़ नाटकों के द्वारा। लोग इसको धर्म से जोड़ते हुए, लोगों के मन में इसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए जागरूकता अभियान चलाया जाए। इससे इस नदी को राष्ट्रीय गंगा घोषित किया जाए। यूं समझिए, इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाए, राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाए। तो ये नमामि गंगे कार्यक्रम के कुछ प्रकार है, आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों से आप क्या समझते हैं? देखिए, ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं पहले आप समझिए। ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वो होते हैं जो मनुष्य के उपयोग में काम आए, और वे संसाधन जिनसे ऊर्जा प्राप्त हो वो ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है परंपरागत। क्या होता है? परंपरागत। परंपरागत क्या होता है आप समझिए कि जो आपकी परंपरा से काम आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके दादा है, दादी हैं, वो ऊर्जा कहां से प्राप्त कर रहे थे? वो कोयला से प्राप्त कर रहे थे भैया, वो पेट्रोल से प्राप्त कर रहे थे। तो ये कोयला हुआ, ये पेट्रोल हुआ, ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन हो गए। ये खत्म हो जाएंगे क्या? बिल्कुल खत्म हो जाएंगे सर। अगर आप ज्यादा उपयोग करोगे तो खत्म हो जाएंगे। तो ये नव्यकरणीय नहीं है, ये अनव्यकरणीय संसाधन है। इनको दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते, करेंगे तो बहुत पीढ़ियां निकल जाएगी। अच्छा, समाप्त हो जाएंगे क्या? बिल्कुल सर, ये समाप्त हो जाएंगे। तो ये समाप्त संसाधन हो गए। पूछ क्या रहा है हम अपरंपरागत स्रोत को ऐसे समझ सकते हैं। अपरंपरागत आपने लिख दिया ऊर्जा संसाधन। तो ये क्या क्या विशेषता है इनमें? पहली चीज है कि ये भविष्य के संसाधन है, ये भविष्य के संसाधन है, भविष्य में सारी जो पूर्ति इनसे होगी। दूसरा, ये दोबारा इसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये नव्यकरणीय संसाधन है। नव्यकरणीय नहीं, जिनको दोबारा हम उत्पन्न कर सकें। ये समाप्त होंगे क्या भैया? नहीं होंगे सर, नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। असमाप्य संसाधन है, असमाप्य संसाधन है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई। इनके उदाहरण क्या होंगे? जल ऊर्जा हो जाएगी, सौर ऊर्जा हो जाएगी, भूतापीय ऊर्जा हो जाएगी, आपके हम इसमें लिख सकते हैं ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगी। सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतिम क्वेश्चन, भू निम्नीकरण को समझाइए। बार बार क्वेश्चन आ चुका है बेटा, भू निम्नीकरण क्या होता है? भू निम्नीकरण का मतलब सोच समझिए, भारत के रेफरेंस से बात करते हैं। जब किसी क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा होता है तो भूमि का गहनतम उपयोग किया जाता है। भूमि का जब गहनतम उपयोग करते हैं तो फिर भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। आप यूं समझ लीजिए कि जब किसी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या का दबाव ज्यादा होता है तो भूमि का गहनतम उपयोग किया जाता है। भूमि में कई समस्या आती है, जैसे भूमि में भूमि लवणता, भूमि क्षारीयता की समस्या हो जाती है। वन आपके हो जाते हैं तो वनोन्मूलन करना पड़ता है, क्योंकि आपको जब इनका पेट भरना है तो आपको खेती करनी पड़ेगी, तो वनोन्मूलन करना पड़ेगा, आपको वन काटने पड़ेंगे। इस तरीके से प्राकृतिक जो एक जो वातावरण होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो भूमि निम्नीकरण इसे ही कहते हैं। और इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो प्राकृतिक होता है, एक मानवजनित होता है। प्राकृतिक में बंजर भूमि आ गई, मरुस्थल आ गए। मानवजनित में आपका वनों का काटना हो गया, अति पशुचारण हो गया, आपके अंदर इसमें क्या नाम आप कर सकते हैं कि रासायनिक खादों का प्रयोग हो गया, है ना, भूमि का ज्यादा उपयोग करना हो गया, या फिर सेम की समस्या है जो इंदिरा गांधी नहर में, कई समस्या इसमें आती है। तो ये भूमि निम्नीकरण का है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वार्षिक परीक्षा पेपर है समझ में आया होगा। आप यकीन मानिए बेटा, अगर आप अब तक के जो 8-10 वीडियो है इनको देखेंगे तो आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, और जो रिपीट हो रहे हैं यानी वो मोस्ट क्वेश्चन हैं, वो परीक्षा में जरूर आएंगे। बाद में हम अगली जो सीरीज होगी उसमें हम बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। अभी आप इन क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, और आप उनको उतार भी सकते हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन एक साथ आ जाए आपके। ठीक है बेटा, थैंक यू।